नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जंग के माहौल में निवेश कैसे करें। हाँ, ये सवाल आजकल कई लोगों के मन में है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ विश्लेषण है और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि संघर्ष के वक्त बाजार आखिर चलते कैसे हैं और निवेशकों के पास क्या रास्ते हो सकते हैं। सही कहा। इसमें एक बड़ी दिलचस्प पहेली भी है। अक्सर लगता है कि युद्ध की आहट से कीमतें गिरेंगी और गिरती भी हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कई बार हैरानी होती है जब लड़ाई शुरू होते ही बाजार वो संभल सा जाता है। हाँ, ये देखा गया है। इसी को वॉर पजल कहते हैं कई लोग। हाँ, तो चलिए बिना किसी घबराहट के जरा इतिहास देखते हैं और समझते हैं कि क्या रुझान रहे हैं। जरूर। अगर हम इतिहास देखें हाँ। तो जैसे पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 1914 में। डाउ जोन्स मतलब अमेरिकी बाजार का मेन इंडेक्स वो करीब 30% गिर गया था। और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज तो 4 महीने से ज्यादा बंद रहा था। बाप रे, 4 महीने। हाँ, लेकिन मजे की बात यह है कि जब बाजार दोबारा खुला 1915 में तो 88% से ज्यादा उछल गया। क्या बात है, 88%। और पूरे युद्ध के दौरान देखें तो अमेरिकी स्टॉक्स कुल मिलाकर 43% बढ़े थे। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। अच्छा, और फिर दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ? दूसरे विश्व युद्ध में कहानी थोड़ी अलग थी। शुरुआत में पोलैंड पर हमले के बावजूद अमेरिका में DJIA गिरा नहीं बल्कि 10% बढ़ा। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर पर्ल हार्बर पर हमला हुआ तब गिरावट आई, पर DJIA महीने भर में ही संभल गया। महीने भर में? हाँ, और युद्ध खत्म होने तक 50% ऊपर था। S&P 500 जो एक और बड़ा इंडेक्स है वो भी पर्ल हार्बर के बाद 62% बढ़ा। यानी अमेरिकी बाजार ने फिर भी अच्छा किया। हाँ, अमेरिका और ब्रिटेन के बाजारों ने तो अच्छा किया, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि जर्मनी और जापान के बाजारों को बहुत भारी नुकसान हुआ था। मतलब 90-99% तक गिरे थे। ओह हाँ, ये तो जाहिर है। और एक और दिलचस्प बात, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ना अमेरिकी शेयर बाजार में वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव असल में कम था। ऐसा क्यों? शायद इसकी एक वजह थी लगातार चलने वाला रक्षा खर्च। उससे इकोनॉमी को एक तरह की स्थिरता मिल रही थी। ये बात तो सोचने वाली है। तो क्या ये पैटर्न मतलब शुरुआती गिरावट और फिर रिकवरी बाद के युद्धों में भी देखा? हाँ, कुछ हद तक। जैसे कोरियाई युद्ध को लें, S&P 500 पहले 5.38% गिरा, पर युद्ध खत्म होने तक 30% बढ़ चुका था। अच्छा। खाड़ी युद्ध में भी ऐसा ही हुआ। पहले गिरावट आई, S&P 500 गिरा, लेकिन फिर 8 दिनों में ही वापस पुराने लेवल पर आ गया। और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बाद तो 17.63% ऊपर चला गया। काफी तेज रिकवरी हुई एकदम। और 9/11 हमलों के बाद भी देखें, DJI 7.1% गिरा, S&P 500 11% गिरा। हाँ, वो तो सबको याद है। लेकिन S&P सिर्फ 15 दिनों में वापस संभल गया था। और अभी हाल में रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में S&P 500 लगभग 7% गिरा, पर महीने भर में ही पिछले लेवल से ऊपर आ गया। तो मोटा मोटा पैटर्न यही है कि शुरुआती झटका लगता है पर अक्सर रिकवरी भी होती है। बाजार मतलब लचीला है, बिल्कुल रिजिलियंट है। तो इस ऐतिहासिक पैटर्न को देखते हुए अलग अलग एसेट क्लास मतलब जैसे शेयर, सोना, बॉन्ड्स, इन पर क्या असर पड़ता है? शेयरों से शुरू करें। इक्विटीज में तो सेक्टर का फर्क पड़ता होगा ना? बिल्कुल पड़ता है। जैसे डिफेंस और एनर्जी सेक्टर के शेयरों को अक्सर फायदा होता है। हमने देखा रूस यूक्रेन लड़ाई के बाद यूरोपीय रक्षा शेयरों में कैसी तेजी आई। वहीं कुछ सेक्टर ज्यादा स्थिर रहते हैं, जैसे हेल्थ केयर या कंज्यूमर स्टेपल्स मतलब रोजमर्रा की जरूरत का सामान बनाने वाली कंपनियां। अच्छा, और नुकसान कैसे होता है? देखिए, जो सेक्टर्स सप्लाई चेन पर बहुत निर्भर हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी या फिर टूरिज्म, रिटेल, इन पर असर पड़ सकता है। हाँ, ये तो लॉजिकल है। और आपने पहले वो स्मॉल कैप वैल्यू स्टॉक्स का जिक्र किया था WWI में। ये एक दिलचस्प पॉइंट था कि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिकी स्मॉल कैप वैल्यू स्टॉक्स मतलब छोटी कंपनियों के शेयर जो अपनी असल कीमत से कम पर थे, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। ठीक है, अब आते हैं सुरक्षित ठिकाने यानी सेफ हेवन पर, जैसे सोना। इसका क्या रहता है? सोना अक्सर अनिश्चितता शुरू होते ही चमकता है। खाड़ी युद्ध, 9/11, रूस यूक्रेन, इन सब में हमने देखा सोना ऊपर गया। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। जैसे दूसरे विश्व युद्ध के पहले साल में सोना गिरा भी था। अच्छा, तो हमें यहाँ सेफ हेवन नहीं रहता? हमेशा नहीं। सरकारी बॉन्ड्स को भी सुरक्षित माना जाता है, पर इतिहास देखें तो युद्ध के समय बढ़ती महंगाई और सरकार के ज्यादा कर्ज लेने की वजह से इन पर रिटर्न कुछ खास नहीं रहा है। ओके, और कमोडिटीज, तेल का तो आपने बताया ही कि बहुत संवेदनशील है। हाँ, तेल तो बहुत ज्यादा। खाड़ी युद्ध, रूस यूक्रेन दोनों में देखा। दूसरी कमोडिटीज जैसे धातुएं,
तांबा, एल्यूमिनियम या फिर अनाज, गेहूं, मक्का, इन पर भी सप्लाई और मांग बिगड़ने का असर पड़ता है। तो ये सब देखते हुए निवेशकों के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? वो युद्ध पहेली फिर आ जाती है, अंदाजा लगाना मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है। देखिए, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सबक है घबराहट में आकर बेचना नहीं है, पैनिक सेलिंग से बचना है। हाँ, ये सबसे जरूरी है। इतिहास बार बार दिखाता है कि बाजार अक्सर संभल जाते हैं और अगर आप उस रिकवरी से चूक गए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। डिजर्ट स्टॉर्म के बाद यही हुआ था, जो लोग बाहर निकल गए वो फायदे से चूक गए। सही बात है। तो पैनिक सेलिंग से बचें। हाँ जी। और क्या करें? डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अलग अलग जगह पैसा लगाना। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन तो हमेशा ही जरूरी है। अलग अलग एसेट क्लास में, अलग अलग देशों में। ये जोखिम कम करता है। और इसके अलावा क्वालिटी और वैल्यू कंपनियों पर फोकस करना, मतलब ऐसी कंपनियां जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हों। साथ ही कुछ डिफेंसिव सेक्टर जैसे यूटिलिटीज, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपल्स, इनमें कुछ पैसा रखने पर विचार कर सकते हैं। ये आमतौर पर ज्यादा स्थिर रहते हैं, मतलब थोड़े सुरक्षित। हाँ, और सबसे जरूरी है कि लंबी अवधि का नजरिया रखें। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव तो आएगा। तो शायद सब कुछ बेचकर निकल जाने के बजाय अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा एडजस्ट करना बेहतर है, या हेजिंग के बारे में सोचना, जैसे थोड़ा सोना खरीद लेना। बिल्कुल, पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना या थोड़ी हेजिंग करना समझदारी हो सकती है। और ये भी याद रखें कि बाजार में गिरावट लंबी अवधि के निवेशकों के लिए खरीदारी का मौका भी बन सकती है। हाँ, ये भी एक नजरिया है। तो संक्षेप में कहूं तो इतिहास हमें बाजार के लचीलेपन के बारे में बताता है। शुरुआती उथल पुथल होती है, पर अक्सर लंबी अवधि में रिकवरी आती है। घबराहट में बेचना लगभग हमेशा गलत फैसला साबित होता है। आपकी रणनीति आपके अपने लक्ष्यों, रिस्क लेने की क्षमता और लंबी अवधि के प्लान पर आधारित होनी चाहिए, ना कि सिर्फ आज की हेडलाइन पर। बिल्कुल सही कहा। सोच समझकर फैसले लेना जरूरी है, न कि बस माहौल देखकर प्रतिक्रिया देना। अच्छा, चलते चलते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो आपने पहले कहा था। हाँ, पूछिए। कि अगर युद्ध के समय स्थिर सरकारी खर्च जैसे रक्षा खर्च कभी-कभी बाजार के उतार चढ़ाव को कम कर सकता है, तो ये बात हमें आम समय में, मतलब जब कोई संघर्ष नहीं चल रहा हो, तब बाजार की स्थिरता को चलाने वाले बुनियादी फैक्टर्स के बारे में क्या सिखाती है? एक सोचने वाली बात है ना? हाँ, ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए।